की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, अपराध कभी अचानक नहीं होता, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश, और क्यों कानून की नजरों से बचता रहा अपराध? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। हर झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा। सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी। क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, यह है तहकीकात। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई कामयाबी की अंधी दौड़ में भाग रहा है। कोई शोहरत के पीछे भाग रहा है तो कोई फेमस होने के फितूर में। इस फास्ट लाइफ में सभी को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मेहनत और काबिलियत के दम पर हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग जुगाड़ लगाते हैं और तिकड़म बढ़ाते हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी है जो पैसा और ताकत पाने के पागलपन में अपराध का वो रास्ता अख्तियार करते हैं जहां सुरूर में पैसा और रुतबा चकाचौंध तो करता है, पर अंत में वो इंसान को बर्बादी के उस अंधेरे में ले जाता है जहां से निकल पाना असंभव सा हो जाता है। जी हां, गोरखपुर से एक ऐसी ही कहानी निकलकर सामने आ रही है। एक लड़की जिसने तेजी से मोटा पैसा कमाने की हवस में अपराध का एक ऐसा बदनुमा रास्ता चुना जिसके चलते एक झटके में उसका वर्तमान और भविष्य सब कुछ बर्बाद हो गया। मंगलवार 20 जनवरी शाम का समय, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कैंट क्षेत्र का सिंघड़िया इलाका। फिजियो केयर सेंटर के पास कुछ युवकों के दो गुटों के बीच में कुछ विवाद शुरू हुआ। 4 युवक और एक युवती आपस में कुछ बात कर रहे थे, तभी अचानक उनका आपस में विवाद शुरू हो गया। इसी बीच एक युवक ने ईंट उठाकर सामने वाले पक्ष पर हमला बोल दिया। बाकी के लोग बीच बचाव की कोशिश ही कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष से एक युवक ने बंदूक निकाली और वहीं पर धमकाना शुरू कर दिया। इसी बीच युवती ने हाथ से पिस्टल छीन ली और छीना झपटी के दौरान गोली चली और वो गोली युवक को पेट में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने युवती समेत कुल 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में मामला आपसी झड़प और फायरिंग का लग रहा था, लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक के बाद एक नए नए खुलासे होते चले गए, जिसमें बाद में फायरिंग को लेकर पुलिस युवकों को लेकर तहकीकात कर रही थी। उस मामले की असली मास्टरमाइंड वो लड़की निकली जो उन 4 लड़कों के साथ वहां पर मौजूद थी। अंशिका सिंह उर्फ अंतिमा सिंह, रील बनाने की शौकीन, जिसने लग्जरी लाइफ स्टाइल की चाहत में लोगों को फंसाकर ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली शुरू कर दी। अंशिका जो पहले लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती थी और फिर शिकार, जब पूरी तरह से उसका शिकार काबू में आ जाता था, फिर वो उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती थी। जब तक कि आदमी को समझ में आता था वो बुरी तरह से उसके जाल में उलझ चुका होता था, और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का खेल। वो लड़की जो मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी, अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर अपना शिकार बनाती थी, जो शिकार को अपने जाल में फंसाकर उंगलियों पर नचाती थी, वो अपनी रोमांटिक बातों में उलझाकर हनी ट्रैप में फंसाती थी। पहले वीडियो कॉल पर न्यूड होकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर वीडियो का इस्तेमाल कर बदनामी का डर दिखाकर धमकाना, और फिर ब्लैकमेल करके शिकार से पैसे वसूल करना, और जो धमकाने से भी ना माने उसे डराकर पैसे ऐंठ लेना। जनवरी की शाम अंशिका अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। इसी दौरान
रंगदारी और फायरिंग की घटना ने पुलिस को चौंका दिया। दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान अंशिका सिंह का एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजर से झगड़ा हुआ। हद तो तब हो गई जब अंशिका ने रंगदारी मांगते हुए मैनेजर की कनपट्टी पर पिस्टल तान दी। अब इस दौरान बीच सड़क पर छीना झपटी हुई और मैनेजर के दोस्त के पेट में गोली जा लगी और इसके बाद में गंभीर हालत में उसे एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। परसों शाम को थाना कैंट अंतर्गत चौकी इंजीनियरिंग कॉलेज में कूशामदी की कुछ व्यक्तियों में विवाद हो गया, जिसमें महिला द्वारा गोली चलाई गई थी जो पुरुष को लग गई थी और घायल हुआ था। इस प्रकरण में सुरंगा धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, गोली किससे चली थी कुछ पता चल रहा है जांच में? अभी तक जांच में यह है कि अंशिका नामक एक युवती के द्वारा गोली चली थी, परंतु उसमें अभी और डेप्थ में जांच चल रही है और जल्दी विवेचना को समाप्त किया जाएगा। सर, अंशिका का आपराधिक नस्ल है? अभी तक की जो जांच में आया है कि थाना खुराबार में पिछले साल गाड़ी चोरी करने का मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा बाकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सर, ब्लैकमेलिंग की बात सामने आ रही है कि लोग ब्लैकमेल करते हैं। अभी तक पुलिस का ऐसी कोई तहरीर या जांच में ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसा कोई भी अगर तहरीर प्राप्त होती है तो उस पर सुरंगा धारा में मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई की। पुलिस ने जब अंशिका सिंह का बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला कि अंशिका सिंह हरपुर दोरहट थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और बहुत कम उम्र से ही अंशिका परिवार से अलग थलग पड़ गई थी। उसकी देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं था। पिता की मौत के बाद मां ने अंशिका का साथ छोड़ दिया। अंशिका की मां अपनी बड़ी बेटी और दामाद के साथ रहने लगी और परिवार अंशिका से कोई मतलब नहीं रखता था। कुछ साल पहले अंशिका संत कबीर नगर के खलीलाबाद में एक किराए के मकान में रह रही थी। इस मामले के सामने आने के बाद जांच के दौरान जब उस मकान मालिक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अंशिका किराए के मकान में सेक्स रैकेट चला रही थी। जब मकान मालिक को इस बात की भनक लगी तो उसने घर खाली करने को कहा, जिसके चलते विवाद खड़ा हो गया। लेकिन आपराधिक घटनाओं का सिलसिला यहीं नहीं रुका। पुलिस ने जब गिरफ्तारी के बाद अंशिका के मोबाइल को खंगाला तो मोबाइल के अंदर अश्लील वीडियो की भरमार थी। चैटिंग और टेक्स्ट पढ़ने के बाद अंशिका के काले कारनामों का सच खुलकर सामने आ गया। मोबाइल के अंदर अलग अलग लोगों के साथ न्यूड वीडियो कॉल के तमाम वीडियो थे, जिनका इस्तेमाल कर वो लोगों से पैसे ऐंठती थी। शिकार हुए लोगों की संख्या 10-20 नहीं बल्कि 150 से भी ज्यादा थी। बीते 5 सालों से भी ज्यादा समय से अंशिका की ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का ये गोरख धंधा चल रहा था और हद तो ये है कि वो कई पुलिस कर्मियों को भी अपना शिकार बना चुकी थी। पीड़ित हॉस्पिटल मैनेजर विशाल मिश्रा ने बताया कि अंशिका और उसका साथी आकाश वर्मा उर्फ बंटी उसे काफी समय से परेशान कर रहे थे। कुछ समय पहले इन दोनों ने पिस्टल दिखाकर मैनेजर विशाल मिश्रा से 12,000 रुपए ऐंठ लिए थे। विशाल को लगा कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन जबरन वसूली का खेल जब एक बार शुरू होता है तो आसानी से कहां रुकता है। विशाल के पैसे देने के बाद अंशिका का लालच और बढ़ गया। अंशिका और उसके साथी ने मैनेजर विशाल से 50,000 रुपए की डिमांड की और धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो अंशिका उसे रेप के झूठे केस में फंसा देगी। वहीं इस बीच पुलिस ने इस मामले में 13 अक्टूबर को ही विक्की और बंटी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अंशिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। पैसों के लिए फिर वो जान से मारने की धमकी देने लगी। उसने 20 जनवरी को विशाल को कॉल करके धमकी दी कि अगर उसने तुरंत 50,000 नहीं दिए तो वो उसके पूरे परिवार को मरवा देगी। गोरखपुर की जालसाज अंशिका सिंह उर्फ अंतिमा पहले चुराई कार, फिर वीडियो कॉल पर दरोगा को बनाया शिकार। पहले सेक्स रैकेट, फिर शुरू किया एक्सटॉर्शन का गोरख धंधा। रोमांटिक बातें कर मर्दों को वीडियो कॉल पर बनाती थी शिकार। रसूखदार और अमीर लोगों को करती थी टारगेट। अमीर ही नहीं, कई पुलिसकर्मियों को भी उसने बनाया शिकार। 150 से भी ज्यादा लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर की वसूली। पहले शिकार को मीठी बातों से जाल में फंसाती थी।
वीडियो कॉल में अचानक कपड़े उतारकर चैट रिकॉर्ड करती थी। अश्लील वीडियो का इस्तेमाल कर फिर वो ब्लैकमेल करती थी और फिर झूठे रेप केस का डर दिखाकर जबरन वसूली करती थी। संत कबीर नगर से जुड़े अंशिका के कई कारनामों का हुआ खुलासा। अंशिका के खिलाफ धन उगाही के कई मामले चल रहे हैं। निदा फाजली ने क्या खूब लिखा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कहां चिराग जलाएं, कहां गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं, मकान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। पैसे और लग्जरी लाइफ की चाहत में अंशिका अपने घर से तो अलग हो गई, लेकिन जिस चकाचौंध के पीछे वो आंख मूंद कर भागती रही, उस रास्ते ने उसे जेल की अंधेरी काल कोठरी में पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली, फिल्मी गानों पर चमचमाते कपड़ों में डांस करने वाली अंशिका, जिसके लाखों फॉलोअर्स थे, पर अंशिका इन्हीं रील को चारे की तरह इस्तेमाल करने लगी। जब शिकार उसके जाल में फंस जाता था, तब वो अपना असली चेहरा दिखाती थी। अपने कपड़े उतारकर न्यूड होकर वीडियो कॉल करने वाली अंशिका, जिसने फर्जी मामलों में फंसाकर कई लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, और एक करते करते उसकी हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि उसने पैसा वसूलने के लिए सरेआम एक शख्स के ऊपर बंदूक तान दिया, और यही उसके पकड़े जाने का कारण बना। कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया में आज शाम एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर पता चला कि एक बर्थडे पार्टी के लिए कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, जिनका आपस में ही वाद विवाद हो गया। वाद विवाद में ही वहां पर फायर हुआ, जिससे कि एक व्यक्ति की गोली लगी, जिसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती करा दिया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। मौके से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। जिस वेपन से फायर हुआ था उसे रिकवर कर लिया गया है, जिसमें अन्य तथ्य जो भी सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसे अफसोस नहीं था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का अपने ही हाथों से खून कर दिया। उसे फर्क नहीं पड़ता कि जिस लड़की से वो प्यार करता था, जिससे वो शादी करना चाहता था, उसी लड़की का शरीर उसने कटार से छन्नी छन्नी कर दिया। वो प्रेमिका जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने के सपने संजोए, उन्हीं सपनों का कत्ल कर उसने अपनी प्रेमिका के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दरिया में बहा दिया। यह केस है उत्तर प्रदेश के आगरा का, जहां एक ब्रिज के पास बोरे में एक युवती की टुकड़ों में बिखरी लाश मिली, जिसका सर गायब था। 4 जनवरी की सुबह 4 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन बजता है। फोन पर एक शख्स बताता है यमुना रांगबाग पुल के पास पीले रंग का बोरा पड़ा है, जिससे खून रिस रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची और बोरे को खोला तो उसके अंदर से एक युवती की लाश मिली। लाश पर कपड़े नहीं थे, शरीर कई हिस्सों में बटा हुआ था और सर गायब था। पुलिस के लिए शव की शिनाख्त करना सबसे बड़ी चुनौती थी, साथ ही ये पता लगाना कि लाश का सर आखिर कहां है। यमुना के जिस ओवरब्रिज के पास युवती की लाश मिली, उस आधार पर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि मामला आसपास के इलाके से ही जुड़ा है, क्योंकि शहर के आसपास रास्ते में पड़ने वाले कई ऐसे नाले हैं जहां कातिल शव दफना सकता था। इसी आधार पर पुलिस ने आसपास के 44 थानों में बीते दिनों लापता हुई लड़कियों की शिकायतों की जानकारी जुटाना शुरू की। पुलिस को जांच के दौरान ऐसे कुल 5 मामले मिले, जिसमें युवतियां बीते 2 दिनों से लापता हुई थी। पर इन 5 लड़कियों में से लाश किस युवती की है, ये पता लगाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था, क्योंकि सब पर न कोई गहना था, न कोई कपड़ा, और ना ही शरीर पर कोई टैटू। पर इस पूरे केस को सॉल्व करने में काम आया सबसे जरूरी सुराग, और वो था युवती के नाखून में पाया गया गोल्ड नेल पॉलिश, जिससे पुलिस को पता चला कि सब आगरा के कालंदी बिहार के पार्वती नगर की रहने वाली मिंकी शर्मा का है। पुलिस ने 5 लापता युवतियों के परिवार वालों से युवतियों की नेल पॉलिश के सैंपल मंगाए, जिसमें से मिंकी शर्मा से सैंपल मैच हो गया। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 25 साल की मिंकी, जिसके शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म के निशान थे, हत्यारे ने हत्या के बाद धारदार हथियार से सर को धड़ से अलग कर दिया और शरीर से दोनों पैरों को भी काटकर अलग कर दिया था। पुलिस ने शुरुआती तहकीकात के दौरान
वारदात से पहले मिंकी से जुड़ी जानकारी जुटाना शुरू किया। 23 जनवरी की दोपहर को मिंकी घर से छोटे भाई की शादी के कार्ड कुरियर करने की बात कहकर घर से निकली थी, पर देर शाम तक जब वो नहीं लौटी तब परिवार ने उसकी तलाश की, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा। 25 साल की मिंकी शर्मा मेरठ की एक प्राइवेट कंपनी दिविशा टेक्नोलॉजी में एचआर मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी और इसी कंपनी में काम करने के दौरान मिंकी की नजदीकियां विनय से बढ़ी। विनय राजपूत जो कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था, उसकी जॉब मिंकी ने ही कंपनी में लगवाई थी। इसी दौरान दोनों रिलेशनशिप में आ गए। दोनों 3 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। विनय मिंकी को इस कदर चाहने लगा कि उसने मिंकी से शादी करने का फैसला कर लिया। इसलिए घर वालों को भी दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में बता दिया। विनय ने मिंकी को शादी के लिए प्रपोज किया। विनय के घर वाले भी दोनों की शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन मामला तब उलझने लगा जब मिंकी शादी को लेकर आनाकानी करने लगी और विनय इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। ये बात विनय को भी काफी देर में समझ में आई। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने तेजी से अपनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस केस की जांच के लिए 3 टीमें गठित की। एक टीम जो घटनास्थल से जुड़े तथ्यों के आधार पर जांच कर रही थी, दूसरी टीम मिंकी के घर वालों से पूछताछ कर रही थी, जिसके जरिए पुलिस को मिंकी की ऑफिस की लोकेशन के बारे में पता चला। यहां से लेकर यमुना पुल तक के तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाल डाले और पुलिस को नीली जैकेट में एक शख्स स्कूटी पर एक पीले बोरे को ले जाता हुआ दिखा और ये वही बोरा था जिसमें मिंकी की लाश मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने मिंकी के फोन रिकॉर्ड खंगाले और उसमें एक नंबर पर मिंकी बार बार बात करती पाई गई और वो नंबर था विनय का। आखिरी बार वो विनय ही था जिससे मिंकी ने फोन पर बात की थी। देखिए, दिनांक 24/1 की सुबह करीब 4 बजे स्थानीय पुलिस को एक सूचना मिली कि यमुना ब्रिज पर एक महिला का शव है। लोकल पुलिस जब वहां पर पहुंची तो वहां पर एक बोरे में महिला का शव मिला। तत्काल वो शव मॉर्चरी भेजा गया और मेरे द्वारा इसमें 5 टीमों का गठन किया गया जो इस शव की शिनाख्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई करे। इसी क्रम में जब हमारी टीम अलग अलग थाना क्षेत्र में इस शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही थी तो थाना ट्रांस यमुना में दिनांक 24/1 को एक गुमशुदगी लिखाई जाती है, जो एक महिला जो एक हरिपर्वत थाना क्षेत्र में एक दिविशा कंपनी है, वहां पे काम करती थी, मिंकी शर्मा, उसकी गुमशुदगी लिखाई जाती है। जब हम लोगों ने उसकी डिटेल में विस्तृत तरीके से जांच की तो ये पाई कि ये महिला पिछले दिन से अपने घर नहीं पहुंची है और जब उसके फोटो और बाकी चीजें हम लोगों को मिली और जब हम लोगों ने सारा उसका मूवमेंट चार्ट ट्रेस किया तो ये पाया कि जिस महिला का शव पिछले दिन एतमादौला थाने में मिला है वो शव इसी महिला मिंकी शर्मा का है। तत्काल गुमशुदगी को एफआईआर में पंजीकृत करते हुए एक मर्डर का मुकदमा उनके भाई की तहरीर पर तत्काल लिखा गया और इसमें जब विस्तृत तरीके से घटना के वर्कआउट के लिए टीमें लगी तो उन्होंने पाया कि मिंकी शर्मा के साथ काम करने वाला एक युवक जिसका नाम विनय सिंह है, जो इनके साथ पिछले 2 साल से काम करता था और कुछ इनकी आपस में अनबन हुई। अनबन होने के बाद विनय मिंकी से शादी करना चाहता था, लेकिन मिंकी बीते 6 महीने से शादी के लिए आनाकानी कर रही थी। विनय का सब्र जवाब देने लगा था। विनय के लिए हालात बर्दाश्त से बाहर होने लगे थे। इसी बीच उसे यह भी शक होने लगा कि मिंकी किसी और से बातचीत करती थी और मिलने भी जाती थी और धीरे धीरे यह शक गहराता चला गया। विनय के मुताबिक वो बस नाम के लिए मिंकी का बॉयफ्रेंड रह गया था, जबकि वो दूसरे युवकों के साथ घूमने जाती थी और उसका काम सिर्फ मिंकी के खर्च उठाने का रह गया था। विनय का इस रिश्ते में दम घुटने लगा था। विनय के मुताबिक मिंकी धोखेबाज थी, ना वो शादी करना चाहती थी और ना ही उसे छोड़ रही थी, बस पैसों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। विनय के मुताबिक उसने अलग होने की कोशिश की पर मिंकी ने उसे धमकाया। ना ही वो विनय से शादी करना चाहती थी और ना ही छोड़ने को तैयार थी। उल्टा अपने भाई की शादी के लिए शॉपिंग के नाम पर मिंकी ने विनय से 1.5 लाख रुपए की डिमांड की, जिसके बाद विनय और भड़क गया। दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ
पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। इसके बाद विनय ने वो किया जिसका मिंकी को जरा भी अंदाजा नहीं था। पुलिस ने विनय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और पुलिस की सख्ती दिखाते ही विनय ने सच उगल दिया। वो विनय ही था जिसने दफ्तर के अंदर मिंकी की हत्या की। वो विनय ही था जिसने ऑफिस बॉय को घर भेजा, ऑफिस का सीसीटीवी केबल काट दिया। वो विनय ही था जिसने ऑफिस में चाकू मारकर अपनी ही गर्लफ्रेंड मिंकी की हत्या कर दी और फिर डस्टबिन की पॉलिथीन में उसने मिंकी के शव को भरा। रात 1 बजे वो लाश को घसीटता हुआ ऑफिस के लिफ्ट तक लेकर गया। बाद में उसने शव को बोरे में भरकर मिंकी की ही स्कूटी पर रखा। आरोपी विनय ने मिंकी के शरीर को बोरे में भरा था और फिर शव को ठिकाने लगाने वो यमुना की तरफ निकल पड़ा। विनय मिंकी के सिर को अपने बैग में भरकर ठिकाने लगाने निकल पड़ा। रामबाग ब्रिज से उसने लाश से भरे बोरे को नीचे फेंक दिया और कपड़े और सिर को झरने वाले नाले में फेंक दिया। स्कूटी को छोड़कर वो देर रात अपने घर आ गया। रिश्तों में जब भरोसे की जगह शक ले लेता है तो उस रिश्ते को टूट कर बिखरने में देर नहीं लगती। वही इंसान जो दिल के सबसे करीब होता है उसी से नफरत होने लगती है। उसकी हर बात फरेब लगने लगती है, जिंदगी जहर लगने लगती है। मिंकी और विनय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिंकी के संग रिश्ता विनय के लिए कैद बन चुका था। वो वापस जहां दोनों का प्यार परवान चढ़ा, उसी ऑफिस में विनय ने मिंकी की हत्या की पटकथा लिख डाली। विनय ऑफिस और बिल्डिंग के सीसीटीवी के तार पहले ही काट चुका था। 23 जनवरी की रात विनय ने ऑफिस बॉय को छुट्टी देकर घर भेज दिया। ऑफिस के सभी स्टाफ जा चुके थे। रात 8 बजे उसने मिंकी को रात में बिल्डिंग की 6वीं मंजिल पर बुलाया और आखिरी बार विनय ने मिंकी से पूछा कि क्या वो उसे शादी करेगी। मिंकी ने कुछ वैसा ही जवाब दिया जिसकी विनय को उम्मीद थी। तेज में आकर विनय ने चाकू से एक के बाद एक मिंकी पर कई वार किए और विनय की आंखों के सामने मिंकी ने दम तोड़ दिया। मिंकी की ऑफिस में हत्या करने के बाद वो काफी देर वहीं बैठा रहा। उसने ऑफिस में फैले खून को पहले साफ किया। उसके बाद उसने लाश को यमुना नदी में ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। सबसे पहले वो जवाहर पुल पहुंचा, लेकिन दोनों तरफ ग्रिल होने के कारण वो लाश को नदी में नहीं फेंक पाया। इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ा और रामबाग ब्रिज के पास पहुंचा। ये वही जगह थी जहां पर मिंकी की लाश बोरे में मिली थी, लेकिन रामबाग ब्रिज पर विनय का लाश को ठिकाने लगाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जिस वक्त लाश से भरा बोरा सड़क पर गिरा, वहां से गुजर रहे एक कार चालक ने उसे पीछे मुड़कर देखा था। इसी बात से घबराकर वो रामबाग ब्रिज से लाश को नीचे फेंककर वहां से फरार हो गया, जिसके चलते लाश लोगों की नजर में आ गई। 17 जनवरी को ही विनय मिंकी को ठिकाने लगाने का प्लान बना चुका था। उसने ऑफिस के सीसीटीवी के तार काट दिए। पास के ही एक नारियल वाले से उसने बड़ी सी कटार खरीदी। उसे इंतजार था तो सिर्फ सही वक्त का, जो उसे मिला 23 जनवरी की रात को। मिंकी की हत्या करने के बाद उसने लाश को ठिकाने लगा दिया और फिर खुद मिंकी के भाई दीपक के साथ मिंकी को खोजने का नाटक करता रहा ताकि उस पर कोई शक न करे। यहां तक कि वो खुद परिवार के साथ गया मिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। विनय को यह लग रहा था कि पुलिस कभी भी मिंकी की डेड बॉडी का पता नहीं लगा पाएगी, लेकिन एक नैन पुलिस ने विनय के मंसूबों पर पानी फेर दिया और विनय पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसका नाम विनय सिंह है, जो इनके साथ पिछले 2 साल से काम करता था और कुछ इनकी आपस में अनबन हुई। अनबन होने के बाद ये मिंकी से शादी करना चाहता था। मिंकी उस शादी को रेजिस्ट कर रही थी और उस दिन जब ये अपने ऑफिस आई तो ऑफिस आने के बाद उस व्यक्ति ने, विनय सिंह ने, इसकी निर्ममता से हत्या कर दी। विनय सिंह से विस्तृत पूछताछ करने पे विनय सिंह ने अपना जुर्म इकबाल किया और जो चाकू जिससे उसने मिंकी की हत्या की उसकी बरामदगी हो गई है, स्कूटी की बरामदगी हो गई है, मिंकी के कपड़ों की बरामदगी हो गई। तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में
एक और मामला, एक और साजिश, एक और सच की तह तक जाएंगे तो देखते रहिए तहकीकात।